नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं डीएनए लाइव और हमारे साथ हैं सीए मनीष गुप्ता जी। मनीष गुप्ता जी, आपका स्वागत है। और सभी व्यूअर्स का भी स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है एनपीएस क्या होता है और इसमें निवेश कैसे करें। हम में से अधिकतर लोग ये समझते हैं कि हम निवेश तो करें, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि निवेश कहाँ करना है, क्योंकि आज टाइम में टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ा है, हमारे पास तरीके के विभिन्न प्रकार के निवेश के तरीके आ चुके हैं, लेकिन हम उसमें भी उलझ गए हैं। हमारे पास ऑप्शंस होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं कि कहाँ पे निवेश करना सही रहेगा और कहाँ पे निवेश करना नहीं सही रहेगा। तो मैं मनीष गुप्ता जी से ही जानना चाहूंगी कि एनपीएस में क्यों निवेश करें और कैसे निवेश करें। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो क्या 1.5 लाख के बाद कोई इन्वेस्टमेंट का स्कोप है? यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि 1.5 लाख के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस हम कर लेते हैं, चाहे वो टर्म प्लान हो, नॉर्मल प्लान हो। इसके बाद हम बच्चों की स्कूल फीस, है ना, पेरेंट्स का, डिपेंडेंट पेरेंट्स का मेडिकल सर्विसेज, और इसके अलावा तमाम तरह के पीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा कटता है। आपने अपनी बेटियों के सुकन्या योजना में पैसे ले रखे हैं, है ना। बिल्कुल। तो इन सब में आप इसके अलावा प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री पर जो पैसा देते हैं वो भी आपका एटीसी में कवर होता है, बिल्कुल। है ना। इसके अलावा 5 साल की एफडी करा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं ऐसे मौके मिल जाते हैं कि हम लगभग 1.5 लाख रुपए तक का एक नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्ट कर लेता है। बिल्कुल। अब 1.5 लाख से ऊपर क्या, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में मैं बता दूं कि एनपीएस 1.5 लाख से ऊपर 50,000 रुपए तक का एडिशनल टैक्स बेनिफिट देता है, टैक्स सेविंग करवाता है जी। ठीक है। तो पहली बात तो 1.5 लाख रुपए की ये हुई कि आप इसमें स्कीम में पैसा लगाइए और आपको 1.5 लाख के अलावा 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। अब किसी का ये प्रश्न है कैसे है, तो पहले से हम सबसे पहले इनकम टैक्स की बात ना करते हुए पहले ये समझ लें कि दरअसल एनपीएस होता ही क्या है। देखिए क्या है कि हम ये जानते हैं कि आजकल किसी भी व्यक्ति को ये चिंता जरूर रहती होगी कि अब वो आज 30 साल का हो गया, आज वो 25 साल का है, आज 35 का है, वो ठीक कमा रहा है, 40 तक भी अच्छा कमा रहा है, लेकिन 60 साल के बाद क्या होगा। और ये बात खासतौर पर उन लोगों में होती है जॉब करते हैं और एक पैटर्न की जॉब करते हैं। 60 साल के बाद समाज उनको कहता है कि भाई आप इस जॉब के लायक नहीं हो, आप रिटायर हो जाओ। अब वो कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने तो पूरी जिंदगी काम किया, मेरे पास जो पैसा ग्रेचुटी से मिला या मेरे को प्रोविडेंट फंड से मिला, अब मैं कहां जाऊं, मेरे को तो पेंशन ने, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, सरकार को, सरकारी कर्मचारी को भी नहीं मिल रही और प्राइवेट में तो पेंशन कहीं है नहीं। कभी थी नहीं। हाँ। हाँ, तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक नई स्कीम का निर्माण हुआ जिसका नाम था नेशनल पेंशन स्कीम। अब नेशनल पेंशन स्कीम किसकी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी केंद्रीय सरकार की, और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए, ये इन दोनों की स्कीम है। 100% सरकारी स्कीम है। सबसे पहली बात ये समझ ली जाए कि कोई चिंता की बात नहीं है। अब इसका क्या उद्देश्य है? इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि अगर आपको पेंशन नहीं मिलती, आप सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, होम मतलब जिसे कहते हैं हाउस वाइफ हैं, है ना, और आप नॉन वर्किंग हैं, या आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप अपना एक एनपीएस में अकाउंट खोल लीजिए और आप उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ये सिंपल बात है। अब 60 समझते साल के होते ही 60 साल 60 के साल होते ही पेंशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब कैसे करना है, कहां करना है, ये समझाता हूं। तो जैसे हम पीपीएफ का अकाउंट खोलते हैं ना, आपका एक अकाउंट खुल जाता है और आपको उसमें मिनिमम 6,000 रुपए हर साल के जमा करने हैं। ठीक है, आपने हर साल जमा करते हैं। अब आपकी जो भी एज है 60 साल तक आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना है। ठीक है,
आप तो इसमें कुछ 6,000 ऐसा है कि कोई अमाउंट ऐसा कि मिनिमम अमाउंट इतना डालना है, मैक्सिमम इतना डालना है? 6,000 हर साल। 6,000 हर उसके साल बाद मिनिमम साल अमाउंट आप, है? बिल्कुल, जैसे आपने 2020 में 6,000 डाले, 20-21 में 6 डाले, 21-22 में 1.5 लाख डाला, 22-23 में आपने 80,000 डाले, 24-25 में आपने 70,000 डाले। कोई कंपल्सन नहीं है, मिनिमम 6,000 जरूरी है। यूं तो ये उम्मीद की जाती है कि आप जिंदगी भर करते रहेंगे, अगर किसी साल नहीं भी कर पाया तो भी आप उसे बाद में रिवाइव कर सकते हैं। जितना पैसा आपका आ गया वो सरकार के पास जा रहा है, सरकार उसको इन्वेस्ट करेगी और उसके बाद उस पर पेंशन का कैसे कैलकुलेशन को मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको 6,000 रुपए कम से कम, बाकी आप कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा डालिए वो सब आपकी पेंशन में काम आएगा। कई बार क्या होता है, किसी को एक मोटा प्रॉफिट हुआ, मकान बेचा, उसको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसने कहा यार 5 लाख पेंशन फंड में डालता हूँ, पूरी जिंदगी इससे पेंशन का काम होता रहेगा, बाकी मैं खर्च कर लूंगा, ये कर लिया वो कर लिया। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी कस्टमाइज नीड है, कस्टमाइज अरेंजमेंट है, तो वो पैसा इसमें डाल सकता है। ठीक है, तो पेंशन स्कीम मैंने बताइए, पेंशन स्कीम क्या है। अब सरकार क्या करती है, सरकार इस पेंशन स्कीम को मार्केट में लगाती है, इक्विटी में और डेट में, यानी उससे फिक्स इनकम वाले बॉन्ड भी आएंगे और आपका पैसा शेयर मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड से लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब ये सरकार इसमें बड़ी समझदारी की बात करी। सरकार ने कहा आपका मैक्सिमम पैसा 50% तक जो मार्केट में लगेगा, अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं तो। अगर आप उससे नीचे के हैं तो 75% तक मार्केट में लगा सकते हैं। यानी सरकार ने आपके एज के हिसाब से प्रोग्राम को कस्टमाइज कर दिया। क्या 50 के ऊपर हो गया आपका, अगर आपका चल रहा है ज्यादा तो आपको धीरे धीरे घटाते जाएंगे, आपका मार्केट एक्सपोजर कम होता जाएगा। अब पैसा एक कॉम्बिनेशन में लग रहा है, कैसे, कुछ पैसा आपका डेट में लग रहा है, कुछ मनी मार्केट में लग रहा है, और कुछ पैसा लग रहा है इक्विटी में यानी शेयर्स में। लग रहे हैं। और आपके इस पैसे को एक बड़े ही एक्सपर्ट प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं। तो इससे आपको यूजुअली 8 से 10% की रिटर्न एज पर पास्ट ट्रेंड आती है, और ये रिटर्न हर साल मल्टीप्लाई होती जाती है। यानी आपने एक साल में अगर 1 लाख लगाए, 10,000 मिले, तो अगले साल 1,10,000 पर 10% मिलेगा, या जो भी रिकवरी हो। ये अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है जैसी मार्केट की सिचुएशन। ठीक है, जब आप रिटायर होंगे, 60 साल के होंगे जी, तो आप इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं, बाकी पैसा मैंडेटरीली आपको रखना पड़ेगा, वो रखना ही आपको पड़ेगा। पेंशन के तौर पे वापस मिलेगा। ठीक है, अब इसमें समझने की बात मान यह है, लीजिए मनीष जी, मान लीजिए कभी किसी के घर में कोई कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में वो पैसे निकाल सकते हैं बीच में? बिल्कुल, अगर आपने कम से कम 3 साल का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, यानी आपको स्कीम लिए वो 3 साल हुए और 3 साल आपने पेमेंट दिया है, तब आप 5-5 साल के अंतराल में 3 बार ऐसा पैसा निकाल सकते हैं। और वो पैसा किस किस वजह से होगा, बच्चे की शादी, बेटा या बेटी, मेडिकल इमरजेंसी, है ना, या अगर आप कोई घर खरीद रहे हो। भाई देखिए, रिटायरमेंट के लिए पैसा रखा गया है, किसी छोटे मोटे खर्चे के लिए कि भाई आज मेरे फला चाचा के बेटे की शादी है, मुझे भांजे की शादी है, बेटी की शादी है, मुझे मुझे भात देना है। नहीं जी नहीं, इसके बेटी लिए नहीं बेटे है। की शादी, मकान, या आपको मेडिकल इमरजेंसी है, तो ये पैसा आप उसमें से निकाल सकते हैं। 3 बार से ज्यादा नहीं निकाल सकते, और एक तो ये जो रिक्वायरमेंट और पैसे दूसरी हैं, रिक्वायरमेंट के बीच में 5 साल का टाइम गैप होना जरूरी है। जी तो ये जो पैसे जो आप निकालेंगे, उसके लिए हाँ, आपको कुछ मतलब सरकार को जाके दिखाना ही पड़ता है कि हमें ये इमरजेंसी है? क्योंकि ऐसे तो मतलब कोई भी निकाल सकेगा या फिर कभी भी निकाल सकते हैं। एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि 5-5 साल का, 3-3 साल का गैप लेकर के हम निकाल लिए। देखिए, अब आप आज के समय में जो मोदी सरकार है ना, ये बहुत ही जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करती है। झूठ बोलना लगभग संभव नहीं है। ऐसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी कागजात देने ही होंगे। और चूंकि आज की डेट में सब चीजें जो है आधार से लिंक्ड हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप इसमें बहुत ज्यादा होशियारी कर पाएंगे। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि झूठे कागज नहीं चलेंगे, आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद समझिए कि ये अकाउंट कैसे खोला जाता है।
तो एनपीएस का अकाउंट खोलने के लिए आपको या तो आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं या ऑफलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन अकाउंट खोलना है तो आप एक सर्च करें, बहुत सारे, जैसे डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं, आपको तरह तरह की कंपनियां मिल जाएंगी, उनका नाम नहीं ले रहा हूं। ऐसे ही एनएसडीएल और सीएसडीएल के अंतर्गत कई सारे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खुले हुए हैं, वो ब्रोकर की तरह होते हैं। वो आपका अकाउंट खोल लेते हैं और अकाउंट खोलने के टाइम आपसे 125 रुपया डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लेंगे और वो आपका फॉर्म ले लेंगे। आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं। और हम समझते हैं केवाईसी में पैन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी देना तो मस्ट है, उसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल। ठीक है जी। तो ऐसे करके आप, अगर आप ऑनलाइन खोलते हैं तो ऑनलाइन ही खुल जाएगा, उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन तो आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे जाइए, फॉर्म भरिए, साइन करिए, फॉर्म जमा करिए, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, एक वेलकम किट मिलेगी जिसमें आपके अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। उस पासवर्ड को ओपन करके आप देख लीजिए, वो प्रोटेक्टेड अकाउंट आपका खुल गया। समझिए जैसे बैंक अकाउंट होता है ऐसे ही आपका ठीक उसी तरीके से खुलेगा एनपीएस का भी। हाँ, बस ये आपके अकाउंट में पैसा दिखेगा, आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उनकी नेसेसरी कागज पूरे नहीं कर देते। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपको फिजिकल जाके कागज जमा करना पड़ सकता है, या आप ऑनलाइन भी अपलोड करके उनकी अप्रूवल आने पर पैसा आपके अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये तो रही जी अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, एनपीएस क्या है। अब समझते हैं इसके फायदे क्या है। जी जी, ये आप मुझे बताइए कि पिछले 15 सालों में अगर हम देखें तो 15 सालों से लेकर के अभी तक में एनपीएस में क्या कुछ बदलाव आया है? क्योंकि जिस तरीके से देखा है कि सरकार अचानक से, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे पीपीएफ हो गया, तो इन सभी के जो ब्याज दर है उन सब में कम होते जा रहे हैं वो सभी। तो एनपीएस में अगर 15 साल में देखें तो कितना फर्क आया है? देखिए, आप बेसिक्स समझिए, पीपीएफ में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जी, और वो पीपीएफ सरकारी अकाउंट होता है, उसमें जो इंटरेस्ट मिलती है सरकार डिसाइड करती है। आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि पीपीएफ में 25 पैसे पर एनम का रेट घटा दिया, यानी वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। जिन लोगों का पीएफ अकाउंट नहीं है या वो एम्प्लॉयर नहीं है कहीं, तो वो अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल लेते हैं। यहां ऐसा नहीं है, ये पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगता है, डेट मार्केट में लगता है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको मिनिमम इतना गारंटीड पैसा मिलेगा ही, बट ऐसा पाया गया एवरेज 8 से 10-11% पैसा जरूर मिल जाता है। और चूंकि ये मार्केट से रेगुलेट कनेक्टेड है, मार्केट के बेनिफिट पर आपकी रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाती है। किसी किसी साल में ऐसा भी देखा गया है कि 15% तक के भी बेनिफिट्स आए हैं। अब चूंकि जहां देखिए रिस्क और रिवॉर्ड का एक बड़ा दोस्ती का सा नाता है, जहां रिस्क बढ़ती है तो आपका रिवॉर्ड बढ़ता है, बिल्कुल। जहां रिस्क घटती है तो रिवॉर्ड घट जाता है। तो यहां एक इन्वेस्टर को या हमारे दर्शक को यह समझना पड़ेगा कि मुझे कितनी रिस्क लेनी है, अकॉर्डिंगली मेरा रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा। नेहा जी, आप इस बात को समझती हैं कि रिस्क कई चीजों से बदलती है। आपकी एज जितनी कम है, जैसे आप यंग हैं तो आपको रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, अभी तो मैं से एग्जांपल बैचलर हूं, मेरे को जो कमाया मैं 20-25-30% भी एनपीएस में डाल सकती हूँ। ठीक है, या मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कमा रहे हैं, हम दोनों ही रिटायरमेंट के लिए डाल सकते हैं। 60 साल की पता नहीं उम्र कैसी हो, हेल्थ कैसी हो, क्या फाइनेंशियल स्टेटस हो, डाल सकते हैं। या फिर आज टाइम में ऐसा भी हो चुका है कि लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बिल्कुल, तो उसको लेकर के वो पहले से अपने आप को तैयार करने लगते हैं कि रिटायरमेंट के लिए हम कितना अपने आप को तैयार कर लें कि हमें किसी के भी सामने हाथ फैलाने के या फिर हमें अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी किसी से बोलना ना पड़े, कुछ मांगना ना पड़े। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैं जो अब जैसे क्या है, जब एज बढ़ती है आपको अलग लगता है। इसके अलावा आपका पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जैसे किसी के पास एक हाउस है, उससे 20-25 हजार महीना रेंट आ रहा है, तो वो कहेगा यार मुझे क्या जरूरत है रिटायरमेंट की, मेरे पास तो एक हाउस है। तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, ज्यादा रिस्क लेकर मेरे पास लाइवलीहुड के लिए तो मेरे को टेंशन नहीं, मैं ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, है ना।
अगर किसी को लगता है मेरे पास जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, या मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड या मेरे फादर या मेरा बेटा कमा रहा है, मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, लूंगा। अगर और ऐसा लगता है कि मेरी इनकम कम है, मुझे सेफ चलना चाहिए, तो चाहे इनकम कम आ जाए पर मैं कम इनकम में सबर कर लूंगा, पर मुझे सेफ चाहिए। हम भी ये बात सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, और देखिए किसी की बेटियां हैं, वो बेटियां अपने मायके में ससुराल चली गई, बेटे विदेश चली गई, अब उनको खाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में नेशनल पेंशन स्कीम, अब जब तक जिंदा है तब तक आपको पेंशन आती रहेगी, कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी है, और हम समझते सरकार भी इस समय ये कह रही है मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देंगे, जो करना है आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये रही, एनपीएस मैंने आपको समझा दिया। जी जी, आप कुछ पूछ रही थी। हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं, अशोक यादव जी, ईपीएफ का कुछ भाग एनपीएस में जाता है, उसके बारे में भी आप बताएं। ईपीएफ का कोई हिस्सा एनपीएस में नहीं जाता है। एनपीएस भी पीएफ की तरह कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, एम्प्लॉयर की तरह। मैं इसको आने वाले टाइम में वही ले रहा था, पहले वही ले लेता हूं, अब समझ लेते हैं। एनपीएस, अच्छा क्वेश्चन था यादव जी का। एनपीएस दो तरीके से जमा किया जा सकता है। एक तो जैसे मैं जमा कर रहा हूं, आप जमा कर रही हैं, हमारा स्टाफ जमा कर रहा है, अपना अपना एनपीएस, अपना अपना पेंशन। अगर कोई व्यक्ति अपने एम्प्लॉयर से इंसिस्ट करता है, या कोई एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं, भाई आप लोग मेरे लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो, मेरी फैक्ट्री, आप एम्प्लॉय हैं, और आपको मैं पेंशन नहीं दे पा रहा, तो एक मैंने स्कीम बनाई कि मैं हर एम्प्लॉय के अकाउंट में से 10,000 रुपया साल, 20,000 रुपया साल, या उनकी ग्रॉस सैलरी का 1%, 2%, 5%, 10% मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। बिल्कुल। तो वो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर को उस अमाउंट पे टैक्स में छूट मिलेगी, और ये पैसा जो एम्प्लॉय के अकाउंट में पहुंच गया, उस पर एम्प्लॉय को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो पीएफ की तरह एम्प्लॉयर एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसकी छूट एम्प्लॉयर को मिलेगी, और एम्प्लॉय को इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब एम्प्लॉय, इसमें दो स्कीमें हैं, 80CCD1 और 80CCD1B, दोनों को समझ लीजिए। 80CCD1 वो है जो आप 80C का बेनिफिट भी अगर चाहते हैं, जैसे किसी के पास 1.5 लाख की जो बेनिफिट है वो पूरी नहीं मिल पा रही है कहीं और से, एफडी से या एलआईसी वगैरह से, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो वो एनपीएस की इस स्कीम में डाल के 80C का बेनिफिट भी ले सकता है। ठीक है। अब अगर किसी का 1.5 लाख कंप्लीट है और उसको 80CCD1B में बेनिफिट चाहिए, तो उसको दूसरी इनकम में लगाना पड़ेगा, और वहां उसको 1.5 लाख के अलावा 50,000 रुपए का टैक्स में छूट मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो ब्याज मिलता है, क्या ब्याज पे भी टैक्स लगता है? नहीं, देखिए यहां पे जो पैसा आपने जमा कर दिया उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, उस पर जो इनकम आएगी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है जी। जो पैसा आपने जमा कर दिया वो आपका एक्यूमुलेट होते जा रहा है, और जब आप रिटायरमेंट पे यूज करेंगे तब आपको पैसा मिल जाएगा। टैक्स आपको इस पर, इसकी इंटरेस्ट पर जो टैक्स है वो नहीं देना है। अब आ जाते हैं रिटायरमेंट पे। कैश विड्रॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर आपको किसी को आवश्यक जरूरतों पर विड्रॉल करना पड़ा तो कैसे करेंगे, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब बता दें 60 साल पर क्या होगा। अब देखिए, जैसे मैंने एनपीएस में अगले 20 साल तक इन्वेस्ट किया, सपोज मैं 40 का हूं, और 60 साल की उम्र पे मेरे फंड में सपोज उसमें 20 लाख रुपया हो गया। अब जितना मेरा फंड है उसके हिसाब से मेरे को पेंशन आएगी। इसका एक सेट कैलकुलेशन है जो आपको इंटरनेट पे एनपीएस कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो अगर किसी का 6,80,000 फंड है तो 6,80,000 के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अगर किसी का 24 लाख फंड है तो 24 लाख के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। मीनिंग देयर भाई कि जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी। अब आप ये रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लें कि आने वाले टाइम में मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे कितने पैसे चाहिए, और तो मुझे कितने पैसे चाहने के लिए कितने पैसे लगाने चाहिए, और वो पैसे में अगले 15-20 सालों में जब भी मेरा टेन्योर है कितनी कैलकुलेशन बनेगी, मैं बना के जमा करना शुरू कर सकता हूं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकता हूं।
60 साल होने पर आपके फंड बैलेंस पर आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी। अब यहां एक बड़ी खास बात है, जी 60 साल एक खास एज होती है। 60 साल में जब आप रिटायरमेंट पे पहुंचे, आप अपना पैसा एनपीएस में से निकाल भी सकते हैं। अब आपको कोई रीजन नहीं देना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं 60 साल का हो गया, जो हमारा आधार कार्ड ही बता देता है या पैन कार्ड बता बिल्कुल। देता है। तो आप उस एनपीएस स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? मैडम जी, जो आपका फंड बैलेंस उस टाइम है, उसका 60% अमाउंट नेहा जी आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं। सुझाव तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये देते हैं, आप कम से कम विड्रॉ करिए, क्योंकि ये पैसा आपने पेंशन के लिए जोड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी इंसान को लगता है अब वो रिटायर हुआ है, उसके पास पीएफ का भी पैसा आया है, ग्रेचुटी का भी पैसा आया है, उसके अपनी सेविंग्स में होगी, हो सकता है उसे कुछ काम करना हो, बड़े डेवलपमेंट हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। ये बात बताना मैं क्यों चाहता हूं कि जब आप इन्वेस्ट करें, जब आप 20 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, तब आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये बात से चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जब मैं 60 साल का हूंगा तो पैसे निकाल नहीं पाऊंगा। आप 60% तक पैसा निकाल सकते हैं। हाँ। अब ये समझिए इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप 55 वर्ष से अधिक हैं तो आप एनपीएस स्कीम के लाभ नहीं ले पाएंगे। अब महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है, वर्किंग भी कर सकते हैं, नॉन वर्किंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर महिला कर रही है, उसका पति भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर सकता है, लेकिन वो बेनिफिट अपने अकाउंट में इनकम टैक्स का ले पाएगा। ठीक है। मैंने जैसे पीएफ में बताया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, उसी तरीके से एनपीएस में करता है। वहां सैलरी की 10% की लिमिट रहेगी, ये बताना छूट गया था, आप बता। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब समझिए 60 साल के बाद आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, 40% तक पैसा आपका उस टाइम रहेगा, उससे आपको पेंशन मिलती रहेगी। अब एक बड़ी खास बात, यह बात जान के आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जो 60% पैसा निकालेंगे ना, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 52 साल के भी हो गए हैं, 55 के भी हैं, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप 5 साल इन्वेस्ट करेंगे, आपको 5 साल एफडी करानी, हर साल आपको उतनी एफडी करनी पड़ेगी। लेकिन आपने 5 साल किया तो एक पैसा 5 साल फंसा, अगला पैसा 4 साल फंसा, फिर 3 साल, 2 साल, 1 साल, 60% होते हैं, 60% निकाल लीजिए, आपको सारा पैसा टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था 80C के लिए अलग स्कीम है, 80CCD1 के लिए अलग स्कीम है। तो ये दोनों स्कीम का निवेश करते समय ध्यान रखना ही रखना है जी। और इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा कि एनपीएस कितने टाइप के होते हैं? मैंने बताया ना आपको, एनपीएस में आपको इनकम टैक्स के हिसाब से 3 अलग अलग स्कीम है। एक 80C के लिए, 80CCD1B के, मतलब जो 80CCD1B के लिए, और एक एम्प्लॉय के लिए 80CCD2। अब इसमें एक बड़ा रोचक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मैं जो पैसा दे रहा हूं वो सरकार और जो एनपीएस स्कीम की जो अथॉरिटी उसके पास जा रहा है। और जैसा कि हम अभी समझ गए हैं कि इसमें फंड मैनेजर होते हैं, वो फंड मैनेजर हमारा पैसा संभालते हैं। एनपीएस की ऐसी बहुत सारी स्कीम है, अलग अलग स्कीम है, जिसमें जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको बताई जाएंगी, उनमें पैसा लगाना है। अगर आपको लगता है कि ये फंड मैनेजर, उनके नाम और प्रोफाइल लिखे होते, कौन सा फंड मैनेजर कौन सी बैंक के साथ काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, अगर आपको लगता है कि आपका फंड मैनेजर ठीक से काम नहीं कर रहा है या आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, आप अपनी एनपीएस के फंड को दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सरकारी चीज सरकारी नहीं है। अब यहां प्रोफेशनल बैठे हैं और उन्हें पता है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ये इन्वेस्टर भाई साहब ये अपना पैसा मेरी स्कीम से निकाल लेंगे, इसका फायदा होगा, उनकी रेपुटेशन खराब होगी, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। क्योंकि इक्विटी मार्केट में ये खेल है, आप जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतने अच्छे रिटर्न कमा लेता है।
मान लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको ओपन करने का बता ही दिया। अब बताइए इसके अलावा कोई प्रश्न है तो बताइए, अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है काफी ज्ञान मिल चुका है मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि एनपीएस में अक्सर लोग काफी मतलब डाउट में रहते हैं कि कहाँ पे निवेश करना है, कैसे निवेश करना है। आज के टाइम में जैसे क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, शेयर मार्केट तो चल ही रहा है, तो ज्यादातर युवा क्रिप्टो करेंसी में तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन द स्पॉट का है कि आपने आज डाला और 1 महीने बाद निकाल लिया। लेकिन एनपीएस एक ऐसी जगह जहां पे आपने एक बार डाल दिया तो आप 3 साल तक तो आपका लॉक इन पीरियड हो ही गया है, और इससे आपकी एक आदत भी बनती जाती है कि कैसे निवेश करना है, निवेश करने का तरीका क्या है, और आप अपने भविष्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित भी करते हैं। तो आज इस पर तो हमने काफी सारी नॉलेज दे दी है। मैं इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि एनपीएस स्कीम को आप इसे प्योर इन्वेस्टमेंट ना समझें, इसको पेंशन से रिलेट करके चलें। बिल्कुल। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो एक नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूले का हमेशा इस्तेमाल करें। जैसे मुझे 60 साल से 70 साल तक कितनी इनकम आएगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में क्या है, और मेरा आउटफ्लो क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर उन दोनों का नेट प्रेजेंट वैल्यू बेटर बनती है तभी आप इन्वेस्ट करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट डिवाइस है, लेकिन थोड़ी मुख्य तौर पर तो ये पेंशन स्कीम है और उसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जी। मनीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और दर्शकों को आपने इतनी सारी नॉलेज दी एनपीएस से जुड़ी हुई, और थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार।